आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 5वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा यानी अशरा रहमत चल रहा है। ये वो अशरा है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। हर उस शख्स के ऊपर ख़ास करम करता है जो दिल से अल्लाह से रुजू करता है। हदीस मुबारक में ये भी आता है कि इस अशरे में अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं वो 70% बढ़ जाती हैं। इस अशरे में हमें कौन सी दुआएं करनी चाहिए, हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए और जो लोग अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं इनके लिए क्या हुक्म है, आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की मेहमान फ़ैशन मॉडल हैं, उसके अलावा टेलीविज़न पे एक्टिंग भी करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाले। अस्सलाम वालेकुम ज़ाले। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है ज़ाले, आपको खुशामदीद कहते हैं और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो पहले हम बात करते हैं रियल इस्टेट की आपसे। ये बताएं कि ज़ाहिर आप एक अभी बहुत यंग हैं माशाल्लाह, तो ये रियल इस्टेट की तरफ आने का शौक़ कैसे हुआ और इस वक्त क्या चल रही है मार्केट? रियल स्टेट की तरफ आने का शौक़ इस तरह हुआ कि सबसे ज़्यादा लाइक इफ़ यू वांट टू अर्न एंड बी वेरी सक्सेसफुल एंड इफ़ यू थिंक यू वांट टू बी अ मिलियनियर एंड बिलियनियर, तो यही एक है कि आप रियल स्टेट करो। यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर। यानी अच्छा, तो यानी कि आप कह रही हैं कि ज़ाहिर इसमें पैसा ज़्यादा है। हाँ, रोलिंग एंड इट्स अ गुड करियर। लाइक पहले नहीं होता था रियल स्टेट में, लड़कियाँ नहीं काम करती थी इन पाकिस्तान, बाहर ज़्यादा ये ट्रेंड है, लेकिन अब ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर हम रियल इस्टेट की बात करते हैं, कुछ जगहों पे बड़ा नीट काम हो रहा है, कुछ जगहों पे लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है। बेवकूफ़ बन जाते हैं, सारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो प्लॉट लेने में लगा दी और फिर वो प्लॉट कभी मिला ही नहीं, वो जो स्कीम थी कभी आई नहीं। तो इसके लिए क्या करें फिर? ट्रस्टेबल बंदे से मतलब आप बाइंग करें, जिसको आप जानते हों, जिसको आप पहचानते हों, या अगर आप कर भी रहे हैं तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, एवरीथिंग सी। लाइक अब तो कम हो गया है फ्रॉड, पहले बहुत होता था, लेकिन वो सारी चीज़ें देखें, सारी डॉक्यूमेंट्स देखें, हर चीज़ देखें, उसकी लोकेशन देखें कि क्या लोकेशन है, प्राइम लोकेशन क्या है, 5 साल बाद मुझे क्या मिलेगा इस पर, मैं अगर अभी इन्वेस्ट करी हूँ तो 5 ईयर्स क्या बाद मेरा क्या, मतलब लॉन्ग टर्म देखें उसको। अच्छा, अभी कौन सी ऐसी जगह है, कोई ख़ास इलाका बताइएगा, उस प्रोजेक्ट का नाम मत बताइएगा, जहाँ अगर इन्वेस्ट करें तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे? फेज़ 8 में है, 2 दरिया के पास बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे करें। वहाँ पे करें। और जिनके पास पैसे कम हो वो कहाँ पे करें? वो कहाँ पे करें? वो वेट करें, वो वेट करेंगे जी, जब सस्ती हो जाएं चीज़ें तो फिर लें। अच्छा ज़ाले, क्योंकि ज़ाहिर है आप माशाल्लाह इतना सब कुछ कर रही हैं, आपको ये जो मॉडलिंग है और ये एक्टिंग है, इसका शौक़ शुरू से था, रियल इस्टेट का शौक़ शुरू से था, डिजिटल मार्केटिंग तो उस वक्त नहीं आई होगी जब आप पैदा हुई होंगी, अब आना शुरू हुई, तो शौक़ ज़्यादा था किस चीज़ का आपको? बेसिकली मैं आई एम MBA स्टूडेंट। आई एम लाइक आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम ज़ाबिस लाइक इन बिजनेस। सो उसके बाद ही मुझे बिज़नेस का ही था, मुझे जॉब का कभी था ही नहीं, तो मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की। बट मॉडलिंग का तो ये मैं कहूँगी कि मुझे खुद ही शूट्स की ऑफ़र्स आती थी। मॉडलिंग के लिए ब्रांड्स ऑफ़र करते थे, फ्रेंड्स ऑफ़र करते थे अपने ब्रांड के लिए शूट करना, तो मैं इसी तरह होती चली गई। तो वो कोई ऐसा खास आपने नहीं सोचा था? नहीं सोचा था, लेकिन अब ये मेरा प्रॉपर प्रोफेशन बन गया है, बिकॉज आई एम डूइंग ग्रेट नाउ। आई एम वर्किंग विद डिफरेंट ब्रांड्स। आई कांट टेल यू द नेम, बट लाइक आई एम वर्किंग विद गुड ब्रांड्स नाउ। अच्छा, तो ये बात तो आपकी ठीक है कि आपके पास बड़े ब्रांड्स हैं माशाल्लाह, आप काम कर रही हैं, लेकिन बचपन में जो आपको शौक़ था वो बिजनेस वुमेन बनने का शौक़ था। और उसमें रीज़न मेरे डैड को था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन फिर उसके बाद से मुझे तो बिजनेस का था हमेशा से। इन्हें बचपन से ही पैसों का शौक़ था, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही और ऑनेस्ट अपना वो दिया है बयान कि भाई ठीक है, इसमें ज़्यादा पैसा है और रियल इस्टेट में वाकई में ज़्यादा पैसा है, इस पर भी हम बात करेंगे। बट यू कांट बी रिच बाय जॉब। जॉब करने से कोई इंसान, नौकरी करने से कभी भी ही कांट बी दैट रिच। बिजनेस करने से, रिस्क लेने से यू कैन बी। अब ये इन्होंने ऐसी बात बोल दी है, हम भी जॉब ही कर रहे हैं, हम भी जॉब ही कर रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो बात, कुछ लोग हो भी जाते हैं, डिफरेंट जॉब्स होती हैं, किसी का इनामी बॉन्ड में नंबर निकला है, कुछ जैसे लाइक अब तो खैर डिफरेंट हो गया है, जॉब्स भी फ्रीलांस हो गई हैं, मतलब वर्क फ्रॉम होम हो गया है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप काम कर सकते हैं। मतलब आपके पास इतना टाइम होता है कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करें, उस प्रोजेक्ट पे काम करें, एंड देन यू कैन अर्न। ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी आ गई हैं। अब ये इन्होंने बात तो वैसे बड़ी सही की है कि ज़ाहिर ज़्यादातर बिजनेस से जो है वो स्कोप बड़े निकलते हैं, लेकिन जॉब करने वाले दिल छोटा ना करें, क्योंकि मैं भी जॉब ही करता हूँ। मोहसिन भाई, आपकी जानिब आते हैं, अशरा रहमत के क्या फ़ज़ाइल हैं,
इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का पहला अशरा है, 10 दिन ये चलता है, 10 रमज़ान मुबारक तक, इसकी अहमियत और फ़ज़ाइल बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि अल्लाह के महबूब है। शहरी भाई, अशरा रहमत अगर देखा जाए तो रमज़ान का जो पहले 10 दिन हैं इनको हम अशरा रहमत कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 3 अशरों में बांटा है, पहला रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा दोज़ख से निजात। अशरा रहमत क्यों कहा गया, ज़रा इस पर गौर कीजिए कि जैसे ही ये 10 दिन का पहला आगाज़ होता है तो अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं अल्लाह रहमत और जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। तो जब अल्लाह रहमत के दरवाज़े खोलता है, इससे क्या मुराद है कि अल्लाह ताला बंदे पर वो गुनाह करता है, ख़ताएँ करता है, फिर भी उस पर रहम के में इजाफ़ा फरमा देता है कि अब तुम दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए, मैंने रहमत के दरवाज़े खोल दिए। और एक और काम किया कि जो शैतान तुम्हारे साथ हर वक्त तुम्हें धोखा देता रहता था उसको भी तुमसे दूर कर दिया। अब तो मेरे करीब आ जाओ, अब तो मेरे पास आ जाओ, अब तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। कहते ना हम अच्छे रास्ते पे चल रहा हूँ, यार फ़लाँ ने मुझे रोक दिया, फ़लाँ ने मुझे कर दिया, तो फ़लाँ रोकने वाला शैतान भी अब नहीं आता। अच्छा, इस अशरे में वैसे तो पूरे रमज़ान मुबारक में यही है, लेकिन इस अशरे में जो लोग नेक काम करते हैं, वैसे तो पूरे रमज़ान मुबारक की आपको जैसे कहते हैं ना बम्पर ऑफर लगी हुई होती है कि आपको एक नेकी करो और कई गुना सवाब मिलता है। इस अशरे में अगर कोई नेक काम करता है तो उसके लिए क्या सवाब है? देखिए, पहली बात बहुत अहम है। देखें, ये जब जैसे ही महीना स्टार्ट हुआ, इस अशरे में सबसे बड़ी बात ये, कोई भी आप सदका या नफिल इबादत करते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि आप काम करें 1 घंटे, आपको जो 1 घंटे का पैसे मिलने हैं वही मिलने चाहिए, लेकिन जिस तरह 1 घंटे के काम के आपको डबल पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इस अशरे के अंदर होता ये है कि आप नफिल पढ़ते हैं, नफिल काम करते हैं तो सुन्नत का सवाब मिलता है, सुन्नत वाला काम करते हैं तो फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है। और जैसे कि आपने शुरू में कहा कि फ़र्ज़ काम करते हैं तो 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, यानी हर नेकी का अमल आपको 70 गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया जा रहा होता है। क्यों? ताकि आपके नामे अमाल में नेकियां का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाएं। अच्छा, ये भी फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत ही है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम 11 महीने देखें तो इंसान ज़ाहिर खताओं का पुतला है, गलतियां भी करता है, गुनाह भी करता है, लेकिन मेरा रब जो हमसे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है तो उसने ये महीना इसी वजह से बना दिया कि जो मेरे गुनहगार बंदे हैं ये अगर एक नेकी भी कर दें तो मैं इनके नेकियों से अमाल भर दूँ। यानी कि मेरा रब भी ये चाहता है कि जब हम अपने रब के सामने जाएँ तो हमारे नेकियों के अमाल भरे हों। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर सी बात, देखें अल्लाह ताला, अल्लाह जमीउल जमाल, अल्लाह हसीन हसीन शय, अल्लाह चाहता है मेरा बंदा वो किसी ना किसी तरह अपने बंदे पर रहमत फरमाकर बख्शना चाहता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। और बेशक जो लोग मायूस होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये बात देखिए सोचने वाली बात है कि हम पूरे 11 महीने क्या क्या दायरे हमसे गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं, हर इंसान से हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत आप अपने बंदे से देखें कि वो नहीं चाह रहा कि मेरा बंदा जब मेरे पास आए तो उसके गुनाहों का जो बुक है वो ज़्यादा भरी हुई हो। तो ये तो अब हम पर है कि अगर इस महीने भी हम नेक काम ना करें तो फिर तो इसे कह सकते हैं कि हमसे बड़ा क्या अल्फाज था कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो शख्स क्या हो जाए, हलाक हो जाए जो इस महीने की जो है इस महीने से फ़ायदा ना उठा पाए। भी बना सकते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैनब आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? सबसे सलाम दो हो गई और भी लोगों से कर लें, सबसे सलाम दो हो गई, फाइनली हो गई। अच्छा, क्या बना रही हैं आज आप ये बताएं? अच्छा, मैं आज बना रही हूँ पैन फ्राइड पोटैटोज विद एग्स। ठीक है, ठीक है। बेसिकली आप अंडे आलू भी कह सकते हैं, लेकिन ये यूनिक वर्जन है अंडे आलू का, और हमारे गेस्ट और आप लोग खाएंगे तो बताएंगे कि ये कैसा अंडे आलू की। ये तो वो लग रहा है क्या बनता है अंडे का खरेस? नहीं नहीं, ये देखो ना, मैंने डाइस में इसको फ्राई करके रखा है आलूओं को। यहाँ पे एग्स हैं। हाँ। तो हम अच्छा सा इसका भी आपको पैन फ्राई, यानी कि पैन में ही इसमें ही मैं सर्व करूँगी आपको बना के। तो ये पोटैटो विद एग्स विद पैन हो। अच्छा, जिस तरह इन्होंने सजाया हुआ है ना तो ऐसे लग रहा है कोई बर्गर का ठेला है, उसमें भी ऐसी कल भी चीजें लगी हुई आपको होती हैं बर्गर की चटनी लग रही थी, आज ये मतलब मुझे एक दिन बर्गर बनाने हाँ, ये बर्गर का ठेला लग रहा है, थोड़ी प्याज डलेगी अंडा तोड़ के। वैसे बर्गर भी बन सकते हैं, बहुत मजे के। हाँ, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये बताएं कैसे बनेगा इसका? कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हम इसको डालडा कुकिंग ऑयल में बनाएंगे, जो कि डालडा का रमज़ान 250 रुपये तक की बचत के साथ, रमज़ान की बरकतें और डालडा की बचत साथ साथ, और जहाँ मामता वहाँ डालडा। अरे वाह जी। और तो तरीकेकार क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे
लाजमी है कि हम डालडा कुकिंग ऑयल इसमें पोर करें थोड़ा सा, क्योंकि हमें हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है और डालडा में खाने आपको पता है और लजीज और मज़ेदार हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम इसके अंदर चॉप्ड जो है वो अनियंस फ्राई करेंगे। ठीक है, इसको सौते होने रख देंगे। जब ये फ्राई हो जाएगी फिर हम इसमें आलू डालेंगे, एग्स को डालेंगे और कितने टाइम में ये बन जाता है? 10 से 15 मिनट में बन जाएगा। तो पराठे मंगाए, रोटी के साथ तो मज़ा नहीं आता। पराठे मंगाए, बिल्कुल पराठे के साथ एंजॉय करेंगे। रोटी के साथ मज़ा नहीं आता मुझे इस तरह की चीज़ खाने में, तो पराठे के साथ एंजॉय करेंगे, है ना जी। अच्छा साले, आप करती हैं कुकिंग? नहीं, मेरा और कुकिंग का दूर दूर तक कोई रिश्ता खाने नहीं का है। शौक है साले को, खाने का शौक तो है बस खाने का शौक है तो कर लेंगे कुकिंग, तो एक ना एक दिन बनाने का शौक नहीं है। क्यों नहीं कुकिंग करती हैं आप? सीखें आज आप एक काम करें, आप इधर ही रह जाएं, सीखें और हमें बना के बनाएं, पराठा मुझे डाल के लगता है दें। बहुत टाइम लगता है बनाने में और अभी खाने आपकी में बहुत देखिएगा कम टाइम जनाब, लगता है, आपको तो ये इसलिए। आपके सामने मैं बनाऊंगी और ये कितनी जल्दी और कितना मजेदार बन के तो वैसे जैसे जाले हैं, इनको बिल्कुल नहीं आता ना, जीरो कुकिंग आती है, अच्छा। तो ये कितने टाइम में सीख सकती हैं? सीख लेगी। किस जब तरह सीख माशाल्लाह लेगी? इतनी मल्टीटास्किंग है, इतना सब कुछ करती हैं, तो कुकिंग भी कर सकती फॉलो हैं। कर सकती हूँ हाँ, यूट्यूब से देख के मतलब रेसिपी, ऐसे exactly। पास्ता वास्ता कुछ बना सकती हूँ। अब तो cooking ऐसा नहीं बहुत है कि easy मैं हो कुछ गई है, नहीं बना YouTube सकती। ने जिंदगी में कभी कुछ आसान बनाया कर आपने? दिया। हाँ, क्या बनाया है? पास्ता वास्ता ऐसे ट्राई लोग किया है, ऐसी सीख चीजें करती हैं। हैं। ये चीज़ें, ये खाने में इतना मज़ा नहीं आता। अभी हम आपसे और भी अपने लिए मैं ब्रेकफास्ट तो बनाया, पास्ता भी काफी बनाऊंगी चीजें आगे। कभी ना कभी बनाई हैं। अच्छा, इन्होंने अपने लिए क्या ब्रेकफास्ट बनाया होगा बताता हूँ। एक बॉयल एग और चाय, ये होता है जी ब्रेकफास्ट। एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ हमारी निशिस्त पे मौजूद है। पहले बात करते हैं शहर मीरपुर खास की। अगर हम बात करें मीरपुर खास की, तो मीरपुर खास में इनसे ज़्यादा मशहूर कोई नहीं है। और मीरपुर खास के नायब नाज़िम भी ये रहे थे, और जब ये नायब नाज़िम थे तो हमने इनके साथ प्रोग्राम भी किया था टारगेट, और इसमें उन्होंने बड़ा जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया था। और आजकल जो हैं मावन खुसूसी हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के, हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद बुलंद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप हमारी इस नशिस्त में आए, और आपको रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह शरियात। अच्छा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही ना कि मीरपुर खास में मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा मशहूर कोई नहीं है? नहीं, मशहूर तो नहीं है। नहीं, आपसे ज़्यादा नहीं है। नहीं, क्योंकि जब मैं आपके साथ गया था, मैं डिप्टी मेयर जब था, मैं आपने विजिट किया था, मुझे कॉल की थी मीरपुर खास में जब आप शायद आए थे, तो उस टाइम हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। और विजिट पे आप आए थे शायद, तो उसमें मैंने आपके साथ विजिट किया था, तो वो आप शायद बता रहे हैं। मैं उस विज़िट का थोड़ा सा जिक्र करूं कि होता ही है कि अमूमन जब भी हम कोई इस तरह का प्रोग्राम करते हैं या कुछ करते हैं, तो जब हम अमूमन किसी को बोलते हैं तो वो अपने डिपार्टमेंट को थोड़ा सा ज़रा देखता है कि यार क्या करना है। ये एक बात थी कि जुनैद भाई फ़ौरन आए भी थे, और फिर जब मैं इनके साथ विज़िट कर रहा था तो कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इनको नहीं जानता था। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये जो हैं ये मीरपुर खास में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आजकल आप स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। जी। तो जुनैद भाई, क्या क्या जिम्मेदारियाँ आपके अंडर आती हैं? देखिए, ज़िम्मेदारी पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ बिलाल भुट्टो साहब का, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जरदारी साहब ने, मतलब इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहब ने हमेशा सपोर्ट किया। तो मुझे जो है स्पेशल असिस्टेंट CM किया, और जनरल सेक्रेटरी ज़िला मीरपुर खास पाकिस्तान म्यूनसिपैलिटी का भी हूँ मैं। और उसके अलावा जो है फोकल पर्सन स्टेफटाज सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल अथॉरिटी का भी मैं चेयरमैन हूँ, तो वो भी मैं देखता हूँ। तो इसका हेड ऑफिस जो है वो कराची नीपा पे है। तो माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फिर रमज़ान मुबारक में किस तरह मैनेज हो रही हैं ये तमाम चीज़ें? हाँ, ये है कि मैं सुबह 9 बजे उठ के जो है, पहले एक ऑफिस है मेरा स्पेशल CM का जो है सदर में, वहाँ जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं हेड क्वार्टर जो हमारा है वहाँ पे जाता हूँ मैं 12:30 बजे तक, 12 बजे तक। वहाँ से मुझे, मतलब हेड क्वार्टर है पूरा सिंध है, तो उधर से हम जो है हमारे 258 जो है इंस्टीट्यूट हैं वो हम देखते हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ पे मैं रोज़ा भी जो है ऑफिस खोलता हूँ, फिर उसके बाद कभी 8 बज जाते हैं, कभी 9 बज जाते हैं। तो फुल बिजी स्केड्यूल आपका हाँ, चल रहा है। अच्छा जुनैद भाई, आपको वैसे सियासत में आने का शौक़ कैसे हुआ? आपकी फैमिली में से कोई था? ये आना कैसे हुआ आपका सियासत में? सियासत में ये था कि मैं, मतलब भुट्टो साहब को मैं पढ़ता था, और मैं जो है उस टाइम 9th क्लास का था। मैट्रिक में मैं जब आया था तो मतलब मेरी यही था कि स्टूडेंट सियासत में मेरे सीनियर थे एक जहांगीर मुग़ल साहब, तो वो उनके साथ मैं छोटा था, उनसे अटैच था। तो मैं स्टूडेंट सियासत में जब आया तो उसमें फिर मुझे जो है उनको मौका मिला काम करने का, एज ए वर्कर था। फिर मैं उसके बाद मुझे सिटी का सदर किया गया PSF का, और फर्स्ट टाइम मेरा थोड़ा क्लैश हुआ, जो एक सियासी होते हैं इख्तलाफात रखते हुए। अब मेरा नज़रिया था भुट्टो साहब का, जो उनका विजन मैंने पढ़ा था, और उसमें उससे पहले जो उधर के थे इलाके के हमारे मीरपुर खास के जो सूबाई सीट थी MQM की थी, वहाँ पे एक बार MNA की भी निकली थी।
तो उसमें बस वो चीज़ें चली थी, मैं अपना विज़न लेके चलता था, मंशूर वो अपना हिसाब से मतलब काम कर रहे थे। तो उस दौरान फिर मैं जो है पार्टी में एक्टिव हुआ था। मैं फ़र्स्ट टाइम उसमें मैं जो है फर्स्ट ईयर में था जब मैं जेल में गया, तो 5.5 महीने में जेल में रहा था। अच्छा, ये मुझे याद है कराची की दीवारों पे जब जगह हर जगह लिखा होता था जुनेद बुलंद को रिहा करो। हाँ, आप ही थे ना फिर? हाँ जी, हर दीवार पे लिखा होता था जुनेद बुलंद को रिहा करो। अच्छा, जेल का बताया जा रहा है, जेल में एक लड़का चले जाता है, अब ज़ाहिर नॉर्मली इंसान का नहीं जाना होता, किसी भी इंसान का, तो वो जो सख्तियाँ थी जेल की, वो टाइम याद है? हाँ, वो बंदा कैसे बोल सकता है, वो सख्तियाँ, वो परेशानियाँ तो इंसान को आगे जाके कामयाब बनाती हैं। और मैं समझता हूँ हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहना है, जो परेशानियाँ हैं उससे सबक ले। तो मैं जब फर्स्ट टाइम जेल में गया था, मैं 5.5 महीने जेल में रहा मैं। उसके बाद फिर जो है मैं बाहर आया, तो 6 महीने फिर मैं बाहर रहा, फिर उसके बाद फिर वापस मैं जेल चला गया। आना जाना लगा रहा। हाँ, वो केसेस मेरे ऊपर लगे और फिर मैंने फर्स्ट ईयर इंटर बीकॉम और एमए मैंने जेल से किया था। अच्छा, ये सब जेल से हुआ? जी, जेल से पढ़ा हूँ, जेल से पढ़ा हूँ। उस टाइम मौका नहीं था, जो उस टाइम जो मेरे सिटी में जो कॉलेज था, तो जिस उस दौरान झगड़ा हुआ था तो उसमें मेरे पर केसेस लगे थे, मैं जेल में था, मैं बाहर आया और वहाँ पे जो इतना क्लैश हुआ था, तो उस दौरान फिर जो है ना वो क्लैश इतना बड़ा हुआ था कि मेरे प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि आज तक मुझे याद है कि मुझे ऑफिस बुलाया, ऑफिस बुला के कहा जो है मिले मेरे से, कुंडी लगा दी। और उस टाइम बड़ा एक खौफ सा था कि उस दौरान जो एक पार्टी थी तो उसमें क्या था कि उधर बड़ा उनको खौफ भी था और मैं एक नज़रिया लेके चल रहा था, मेरा किसी खिलाफा नहीं था। मैं कहता हूँ आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूँगा। तो उसमें एक सिलसिला था, उनका एक दहशत थी। तो उसमें फिर ये था कि वो प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि बेटा जुनेद, तुम मुझे पता है बाहर आ गए हो और अब तुम जो है ना बस मेहरबानी करो कॉलेज नहीं आओ। तो मैंने कहा सर मैं कॉलेज, मैं स्टूडेंट हूँ। आपने बोला नहीं बस आप कॉलेज जाओ, बस मैं जो है ना आपको मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, इधर मसला होगा आप समझा करो। सर मैं तो कॉलेज जाऊँगा और मेरा किसी से कोई खिलाफात नहीं है। बाकी ये है कि अगर कोई मेरे नज़रिए पे कोई बात करता है या और जो है उसमें अगर कोई मेरी ज़ात पे करता तो फिर मैं अपनी राय रखता हूँ इख्तलाफात की। तो बोला भाई मैं कह रहा हूँ तुम समझा करो। मैंने कहा मैं एक प्रिंसिपल एक जो है मुझे मना कर रहा है, तो मुझे बड़ा डिसाइड हुआ। फिर बोला मैं यहाँ तक कि उन्होंने मुझे हाथ तक जोड़े, बोले बेटा समझा करो। तो उस टाइम बड़ा खौफ था उस दौरान। तो फिर मैं बहुत टूट गया। मैंने बोला एक प्रिंसिपल होके और जो है मुझे इस तरीके करना है। मैंने कहा सर बोले आपकी मर्जी है। लेकिन ये आपने बड़ी नई बात बताई, ये बात मेरे लिए में नहीं थी कि आपने इंटर ग्रेजुएशन और मास्टर्स जो है वो जेल से किया। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं जेल में वैसे चीटिंग होती है? सवाल आया जहन में। सवाल तो आपका अपनी जगह सही आया। चीटिंग ये थी कि उधर कैसे चीटिंग होगी मेरे साथ, उधर तो कोई आसपास बैठा हुआ भी नहीं होता। अच्छा, अकेले बैठ के देना होता? अकेले बैठ के देना होता। मैं वरना तो वो ना सो जेल में तो हाँ, इधर उधर देख लेता हूँ तो जो है फर्रे वर्रे आसपास से मिल जाएंगे। तो जेल में कोई ऐसा नहीं थी कि कोई फर्रा मिला हो, कुछ मिला हो? नहीं। अच्छा जुनेद भाई, मुझे ये भी याद है कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, शहीद बीबी, उन्होंने भी आपका जिक्र किया था। वो क्या था? वो ये था कि मैं उस दौरान, मुझे 2008 की बात है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब मीरपुर ख़ास आई थी और मैं जो है उस दौरान जेल में था। और उससे पहले भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया था। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मेरा नाम था और उस दौरान जरदारी साहब रिहा हो गए थे, गिलानी साहब भी रिहा हो गए थे और मैं जेल में था। तो उन्होंने जलसे में मेरा नाम लिया था, मुझे अप्रिशिएट किया। मेरे जो है जहांगीर मुग़ल जो मेरे सीनियर थे उनका भी नाम लिया था और मुझे कहा कि मैं जुनेद बुलंद के शहर में आई हूँ। तो उस दौरान मैं जेल में था, मुझे बड़ा फ़ख्र की मेरे लिए बात थी कि इतनी बड़ी लीडर, अजीम लीडर एशिया की, और वो मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं। और उससे पहले भी मेरे वालिद साहब को दुबई बुलवाया था, उस टाइम भी उन्होंने बड़ा उनको सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। मेरी वालदा को कैंसर हो गया था जब मैं जो है जेल में था, तो 2 बार ऑपरेशन उनका हो गया था और मतलब मेरे आने के बाद 15 दिन बाद मेरी वालदा की डेथ हो गई थी। इसी उसमें कि 4.5 साल में जेल में रहा हूँ और उनको बड़ी परेशानी तकलीफ़ें। तो यानी कि ये बात कहना गलत नहीं होगी कि ज़ाहिर कोई भी सियासतदान होता है, ख़ास तौर पे जो जैसे जुनेद भाई हैं, ज़ाहिर नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं, एक बड़ी सख्तियाँ झेलनी पड़ती है। बहुत से लोग देखते हैं कि भाई ठीक है आज एक बंदा इस पोजीशन पे बैठा है, बट अगर हम उसके पीछे जाके देखते हैं तो ज़ाहिर है बहुत सारे वो कहते हैं ना कांटों पे से गुजर के आना होता है। आप क्या समझते हैं आज के नौजवान को सियासत में आना चाहिए? जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं, जो भी हैं, मैं अभी किसी की बात नहीं कर रहा, आना चाहिए? देखिए आना चाहिए। एक मोबाइल है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव, अब बुरा भी है उसमें अच्छा भी है। तो हर चीज़ को आप अपने हाथ में रखते हुए देखेंगे कि क्या पॉजिटिव रखना है क्या नेगेटिव। तो मैं समझता हूँ आना चाहिए, उस मुल्क के लिए बेहतर है। और देखें जमहूरियत जो है
उसको मजबूत, अगर अच्छे लोग आएंगे, एक अच्छी सोच आएगी, पढ़े लिखे नौजवान आएंगे, जैसे बिलाल भुट्टो साहब आप देख रहे हैं हर तरीके से वज़ीर ख़ारजा जब थे उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया दुनिया पे, और वो अभी भी नौजवानों की बात करते हैं, नौजवान लीडर हैं। तो मैं समझता हूँ कि मतलब आना चाहिए, और अगर सियासत में नहीं आते तो मैं समझता हूँ फिर तो मतलब बंदे को कुछ नहीं पता ना कि सियासत के बगैर अगर वो आम अगर स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है तो उसको नहीं पता चलेगा। अब मेरा क्योंकि जाना होता नहीं है जुनैद भाई, आपके पास तो आती रहती होंगी रिपोर्टें, अब यूनिवर्सिटीज़ में क्लैशेस व्लैशेस होते हैं या ये पहले के दौर का वो था? वो पहले था, अब नहीं है। मैं तो अब नहीं है ना उस तरह, क्योंकि इतना सुनने में आता नहीं है। अब नहीं है। उस टाइम यही होता था कि हमारा इलाका, हमारा यूनिवर्सिटी, हमारा मतलब कॉलेज है, इस तरीके से उनके एरिया बने हुए थे। और मुझे याद है चीज़ें, कराची में भी ऐसा वक्त था कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने शहर में तो नहीं जा सकता था, फिर अपने कराची में मैं रहता था, रूपोशी काट रहा था, तो मैं जो है अपने रिश्तेदारों में नहीं जा सकता था, जहाँ मैं रहता था वहाँ नहीं जाता था। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं मतलब खुला घूमता हूँ, और इधर डेली के 24-25 लोग मरते थे, ना मरने वाले को पता मैं क्यों मरा, ना मारने वाले को बिल्कुल जी, कराची के एक ज़माने में बहुत बुरा हाल था, लेकिन बहरहाल हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने बहुत अच्छा काम किया, और जिसके बाद फिर एक ऑपरेशन के बाद जो है काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। और ये जो सवालात थे पूछने का मकसद ये था कि भाई ज़ाहिर है कोई भी शख्स आप जिसको कामयाब देखते हैं उसकी स्टोरी ज़रूर जानने की कोशिश किया करें कि उसको स्टोरी क्या है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और क्या ज़ैनब आपने तैयार कर लिया? ये बन गए हमारे मज़ेदार से पैन फ्राइड अरे पोटैटो विद एग्स। क्या लुक आया है, कितने कलर्स, कितने रिफ्रेशिंग से कलर्स लग रहे हैं, इतना प्यारा लुक आया है, क्या बताऊं मैं आपको। जनाब ड्रिंक क्या बना रही हैं ये बताएं? ड्रिंक मैं बना रही हूँ गुलबहार शरबत से, बहुत मज़े का शरबत बना रही हूँ मैं। और बिल्कुल जी, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से ये तैयार करता है, तो बिल्कुल जी बड़ा रिफ्रेशिंग होता है। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, रिफ्रेशिंग सी स्मेल है इसकी। और इसमें आप क्या क्या मिलाएंगी जी? इसके अंदर मैं अब लेमन डालूंगी, ओके, और चिया सीड्स डालूंगी जिसको तुक बलंगा भी कहते हैं, ये भी बहुत रिफ्रेशिंग सा होता है। इसको पी के इस तरह का शरबत पूरे दिन आपको रोज़े में प्यास नहीं लगती वो है, गोले गंडे वाले की याद आ जाती है जी। तो इससे बहुत मज़े का जो है एक फ्लेवर आता है, और आपको पूरे दिन प्यास भी नहीं लगती है। ठीक है, इसमें बर्फ़ ज़रूर डाल दीजिएगा याद से, ऐसा ना हो कि बर्फ़ रह जाए। और ये जो है ना, इस तरह के जब हम जूस पीते हैं तो हमें बचपन याद आ जाता है, लेकिन ज़ाहिर है वो गंदे तरीके से बनते होंगे। ये तो बहरहाल मरहबा गुलबहार से बना हुआ है तो अच्छा ही होगा, लेकिन बचपन की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रिकॉल हो जाती हैं। मुफ्ती मोहसिन हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन भाई, बात हो रही थी अशरफ रहमत के हवाले से। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो अल्लाह ताला की रहमत से फ़ौरन मायूस हो जाते हैं, जी जी जी, और कोई उनके साथ कुछ भी होता है ज़िंदगी में, फ़ौरन कहते हैं यार हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, ये हमारे साथ ही होना था, और बहुत जो अलग अलग तरह की बातें कहते हैं। जो इस तरह की बातें करते हैं उनके लिए क्या हुक्म है? लेकिन सबसे पहली बात जो कुरान ने फरमा दिया कि मैंने अभी शुरू में बताया आपको कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, एक बात। फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि जो मैंने आप सबसे पहले याद फरमाई थी कि अल्लाह की रहमत मोहसिनों के करीब है, यानी कि अल्लाह की रहमत उन लोगों के करीब है जो एहसान करने वाले हैं। अब यहाँ पर लोग जो मायूसी इख्तियार कर लेते हैं कि यार ये ज़ाती मेरे साथ हो रही थी, ये भी कहते हैं ना, ये नेमत, ये भी कुफ्रिया नेमत अल्फाज हैं। यानी ऐसे अल्फाज अदा करना इंसान को, मिसाल के तौर पर अगर आपके दांत में दर्द हो जाए ना, तो आप पूरी दौलत कहते हैं भाई ये लुटा दो, मेरी तकलीफ़ ख़त्म कर दे, लेकिन इंसान को पता ही नहीं कि अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ आती है, बोले ये मेरे साथ ही हो गया था, और ये मेरे साथ ही बुरा होना था, अल्लाह ने मेरे साथ ही करना था, हमारी तो किस्मत ही अच्छी, नाउज़ुबिल्लाह, इतने बुरे अल्फाज कि अल्लाह ने मेरे साथ करना था। अल्लाह ने अब तक आपको पता नहीं कितनी बुराइयों से बचाया हुआ है। अगर ज़ुबान, ये जो ज़ुबान है ना, इस ज़ुबान के अंदर टेस्ट का एक सेल है, चीनी भी मीठी, आम भी मीठा है, लेकिन आपकी ज़ुबान का टेस्ट बताता है कि जो आपके हलक में जो आम जा रहा है वो किस तरह का मीठा है। अगर अल्लाह छीन ले तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो इंसान, जो अल्लाह ने फरमाया फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। इसलिए तो अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इंसान को हज़ारों नेमतों से फरमाया। अब आपने फरमाया कि ऐसे लोगों का क्या होगा, याद रखिए, लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। जैसे ही बंदा लाइन शकरतुम करता है, यानी कि वो बंदा अल्लाह का शुक्र वजह लाता है, अल्लाह ताला उसकी नेमत और रहमत में इजाफा फरमा देता है। लेकिन अगर एक शख्स नाशुक्री करता है, मेरे साथ फना हो रहा है, तो आप देखेंगे लगातार उसके लिए वबा ही आएगी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का नाशुक्रगुजार है,
वो अल्लाह ताला की तारीफ़ और जो अल्लाह ने इसको नेमत दी उसका ना शुक्रगुजार है। तो ऐसे शख्स के लिए वही रहे कि अन्ना अब्दी जन्नी भी, ये हदीस याद रखिएगा, अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक होता है। अगर आपने ये सोचा कि मेरे साथ फ़लाँ काम होना है तो आपके साथ होगा। अगर आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतरी करनी है, अच्छाई करनी है, तो हदीस जो मैंने आपके सामने कि अल्लाह ताला अच्छा ही करेगा। अच्छा मोहसिन भाई, ऐसा है कि जब लोगों के गुनाह बढ़ जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे सजदे की तौफीक छीन लेता है, ये बात है? अल्लाह अकबर, अल्लाह। बात यह है कि देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब बंदा गुनाह करता तो यहाँ एक काला स्याह दाग पड़ जाता है। जितना वो गुनाह करता चला जाता है वो दाग फैलता चला जाता है। फिर ये जो आपने लफ्ज़ करा सजदों की तौफीक, यानी कि बंदे को फिर नेकी नहीं लगती, वो नेकी करना ही नहीं चाहता। यानी अल्लाह ताला नहीं चाहता, अल्लाह चाहता है ना, तो तब भी तो कहते हैं बंदा हज उम्रे पे आता है, दुआ करें अल्लाह ताला। इस तरह अल्लाह उस बंदे को दाखिल नहीं डालता। इसकी मिसाल ऐसी, कल्बुल मोमिन बैतुर रहमान, मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप जिस कुर्सी पे बैठे शरीफ भाई, अगर यहाँ गर्द जमाओ आप नहीं बैठेंगे। आप और मैं जैसा गुनाहगार बंदा अगर गर्द हो नहीं बैठता, रब पाक है, वो पाक दिलों में आता है। आप सोचें वो कैसे गंदे दिल में आएगा, तो अब ज़ाला कैसे उस बंदे को अपने पास बुलाएगा जो इतना गुनाहगार हो। तो हक़ ये कि वो शख्स गुनाह करे तो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उस पर रहमत और जी तौबा के दरवाजे तो जब तक खुले हुए हैं, जब तक इंसान का दम नहीं निकल जाता। बिल्कुल, तौबा के दरवाजे हमेशा खुले हुए। लोग ये सोचते हैं कि जी, बहुत से लोग इस तरह भी सोचते हैं कि जी हमने बहुत गुनाह किए हैं, पता नहीं माफ़ी होगी नहीं होगी। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है और आपकी कब माफ़ी हो जाए, कौन सी अदा पसंद आ जाए, ये बात आपको भी नहीं पता होती। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो ये सोच लें कि अल्लाह ताला उनसे कहीं ना कहीं नाराज़ है, खफा है, तभी आपसे जो है वो सजदों की तौफीक छीन लिए। तो ये बात ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। ज़ालिब, आपको फ्लू हो गया है, मुझे लग रहा है, खांसी फ्लू काफ़ी देर से हो गया है, सर्दी की वजह से हो गया है यहाँ पे? नहीं, वैसे ही वायरल चल रहा है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का भी आपने माशाल्लाह एक आप अपनी कंपनी जो है वो रन करती हैं। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा दौर है, आप क्या समझती हैं कि ये इसने जो वैसी मार्केटिंग पहले हुआ करती थी, अखबार में ऐड आता था गाड़ी बेचने का, प्रॉपर्टी का ऐड आता था, ज़रूरत रिश्ता का ऐड आता था, अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, इसने तमाम उनकी जगह ले ली है? एग्जैक्टली, क्योंकि प्रिंट मीडिया का दौर था पहले और अब नहीं। अब हर चीज़ का ऐड आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चला रहे होते हो। तो इट्स गोना बी लाइक ज़्यादा लोग इस चीज़ पे फोकस करें और आगे जाके तो आपको पता है फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो सारी चीज़ें भी पूरी दुनिया में तो हो चुका है, हमारे पास भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट आती है उसको अगर मार्केट में हमें लॉन्च करना है तो अंदाजन कितना अमाउंट ऐसा होगा कि वो हर बंदे की जो है नज़रों से गुजर जाए, कितना अमाउंट लगता होगा? ये तो डिपेंड करता है, अलग हिसाब से बजट होता है कि आपको अपने एड्स कहाँ रन करने हैं, किस टारगेट ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, फेसबुक पे चलाने, इंस्टाग्राम पे चलाने, कौन से प्लेटफॉर्म पे चलाने, किस तरह करना है, गूगल एड्स चलाने, क्या करना है। तो आप लोग के पास जब कोई आता है तो आप लोग उसको पूरा ब्रोशर बताते हैं कि भाई इसमें ये है, इसके इतने, इसके इतने, इसके हाँ, इतने? वो तो जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हमें बूस्टिंग चलानी है, हमें ये करना है, हमें इस तरह के एड्स चलाने हैं, तो वो उसी हिसाब से उनसे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, क्या डिजिटल मार्केटिंग में भी कुछ ऐसी कंपनीज आई हुई हैं जो बेवकूफ़ बना रही हैं? हो सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते वो लोग सही से और फिर आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो अगर किसी बंदे को अपनी कोई भी चीज़ की मार्केट करवानी है डिजिटली, तो किन चीज़ों को उसको देखना चाहिए किसी भी कंपनी के पास जब जाए? तो क्या मेन चीज़ें देखें? क्योंकि बातें तो सब बड़ी कर रहे होते हैं और जिसको टेक्नोलॉजी का बेचारे को तरह नहीं पता होता तो वो हर बात पे कह रहा होता, वाह वाह सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। नहीं, देखना चाहिए कि आप जो है मतलब दूसरे क्लाइंट्स के साथ आपने क्या काम किया है, पोर्टफोलियो देखना चाहिए पूरी कंपनी का। कि अगर आपने मेरे पास आया और आपने मुझे बोला कि आपने कुछ, आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स होंगे ना, उनके मैं आपको वेबसाइट्स दिखाऊंगी, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखाऊंगी कि आई हैव वर्कड ऑन दिस, तो फिर आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। ओके, ये होना चाहिए। ये जो जाके लोग बस कहते हैं ना, ठीक है, क्योंकि हर बंदा बातें बड़ी अच्छी करता है, हमारे यहाँ लोग बातें बनाने में बड़े चैंपियन होते हैं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ बड़ी इस वक्त में इन चल रही है। और एक चीज़ और मुझे बताइएगा, जो प्रोडक्ट आती है जिसकी भी आप मार्केट कर रहे होते हैं, ये देखते हैं कि ये वाकई में रिलायबल है कि नहीं, या बस ठीक है जी जो भी प्रोडक्ट है बेचो? वो तो अब कस्टमर हमें आके मतलब वो अपने पिक्चर्स मतलब फोटोग्राफर्स भी मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट की भी फोटोग्राफी करवानी होती है, जैसे आप नॉर्मली करवाते हैं, देन यू पोस्ट ना, वो तो हमें आके अपना कंटेंट देते हैं सारा पोस्ट करने के लिए, उससे बाकी आपका कोई मकसद नहीं होता। समटाइम्स वो बोलते भी हैं कि यू हैव टू मेक द कंटेंट फॉर अस, ठीक है, बाकी इन लोगों का इतना वो नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट आती है उसे ये मार्केट में कर देते हैं, लेकिन बड़ी इस वक्त में इन है डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज वी आर चार्जिंग फॉर लाइक यू नो मार्केट योर प्रोडक्ट, एग्जैक्टली, वी आर नॉट द वन हु आर प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट। नहीं, आई अंडरस्टैंड। ये तो मैंने ऐसी एक आपसे सवाल कर लिया था। जुनैद भाई, अभी हम रमज़ान मुबारक के महीने में मौजूद हैं और रमज़ान मुबारक के महीने में सबसे बड़ा मसला आता है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। हर साल चीज़ निकलती है कि जी इस पर कंट्रोल होगा। आप क्योंकि खुद गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो आप ये बताएं जुनैद भाई, मसला कहाँ पर आता है?
केले या सब्जियां या फ्रूट इतने महंगे हो जाते हैं, लगता है कि ये तो किसी सुनार की दुकान में होने चाहिए थे इस वक्त। देखें, इस चीज़ में मैं खुद इख्तलाफात रखता हूँ। मैं खुद जाके मतलब मैं बड़े मुझे पोर्टफोलियो मिला हुआ, मैं चेयरमैन हूँ या स्पेशल असिस्टेंट हूँ, मैं खुद चीज़ें अपनी जाके खुद लेता हूँ। मेरे इख्तलाफात रहते हैं, मेरे नाराज़गियाँ भी होती हैं कि अगर मैं कहीं से परचेज़ कर रहा हूँ मेमार से, सही है, कोई केले, तो वो केले मिलते हैं वहाँ पे 150 रुपये दर्जन। अच्छा, वही मैं अगर डिफेंस में रह रहा हूँ तो वहाँ लेता हूँ वो 200, 220, 300। अच्छा, फिर उनको मैं ये कहता हूँ यार जिसकी मार्केट है वो एक ही है, जो बड़ी मार्केट है, जैसे सही सब्ज़ी मंडी मार्केट। तो अब मसला क्या आता है कि वो जो केलों का फ़र्क ये आता है कि वहाँ पे जो अगर दर्जा अव्वल दर्जा दो नहीं, रेंट का चक्कर है ना। वो रेंट जो है वहाँ पे अगर मिसाल फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये शॉप का है, वो वहाँ पे लाखों रुपए, तो उसको वो उसमें जो है प्लस करके फिर वो केले की वैल्यू बढ़ा के वो देते हैं। अच्छा जुनैद भाई, क्योंकि मैंने इस पर बड़ा काम किया है, ये इलाके बटे हुए होते हैं, अब उनका माइंडसेट होता है, ये जो जितने भी हमारे भाई हैं जो सब्ज़ी फरोश करते हैं या फल फरोश हैं, उनका एक माइंडसेट है। उनको अगर पीछे से महंगा भी मिल रहा होता है तो वो ले आते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम डिफेंस, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बादराबाद यहाँ पे जाएंगे तो हमारा जो है वो सामान महंगा ही बिक जाएगा। उसके बाद अगर हम कुछ ऐसे इलाकों में आ जाएं जहाँ पे लोग बार्गेनिंग करते हैं तो वहाँ पे कम होता है। चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से क्या ऑर्डर होता है असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी साहिबान, कमिश्नर को, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, उनकी तरफ से क्या ऑर्डर होता है? देखिए, अभी भी मीटिंग की थी चीफ मिनिस्टर साहब ने, और सख्ती से ये हिदायत है जो भी प्राइस गवर्नमेंट के उस पर आप जो है ना उसी तरीके से लोगों को आप सहूलत दें। और इसमें मैं नहीं समझता कोई हमारी गवर्नमेंट कंप्रोमाइज़ करती है। अब यही है कि अगर वहाँ से कोई परचेजिंग कुछ रेट कर रहा है, बेच रहा कुछ है, तो उसमें फिर वो जो भी डीसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, उसको एक्शन लेते हैं। और अभी भी कमेटियाँ बनाई हैं, उसको देख रहे हैं वो चीज़। उस चीज़ के ऊपर एक एक्शन होता है? हाँ, होता है उस चीज़ में। देखें, वो इसमें बैलेंस तो करना होता है ना। अब यही है, अब हर बंदा अपना अपना किरदार अदा करे ना। अब मैं हूँ, मेरे साथ जो नीचे वो अपना अमल करेंगे, हर काम तो मैं नहीं कर सकता। अगर मेरे अंडर में 5,000 मुलाजिम हैं तो उनकी भी कोई जिम्मेदारी है ना। अब मैं तो हर चीज़ नहीं करूँगा, तो ऐसे सीएम साहब हैं तो उनके साथ जो उनसे हो सकता है वो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, एक्शन लेते हैं। फिर अपने जो भी वज़रा हैं या जो ब्यूरोक्रेट हैं तो उनको वो कह देते हैं, तो उसी हिसाब से वो सारा अपना अपना काम करेंगे। अब ग्रास रूट पे जो है शहरियार भाई, ग्रास रूट पे जो है ना, देखिए हर बंदा अपने अपने तरीके से बेईमानी कर रहा है इस मुल्क में, पर इल्ज़ाम सियासतदान पे आता है। और अगर आप देखें चीज़ें तो हैं, पर अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला ये सबको हिदायत दे और अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाए, मेरी तो ये सोच है। अच्छा, जो आपने बात कही, ये बात बिल्कुल मैं इस बात से सेकंड करता हूँ कि हाँ ठीक है, हर बंदा जिसको जहाँ मौका मिल रहा होता है वो अपने तौर पे कर रहा होता है, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे मेडिसन हो, चाहे XYZ कहीं हो। लेकिन ज़ाहिर है इन दी एंड बंदा कहता है कि जी हम गवर्नमेंट से सवाल करेंगे। थानों में तो मुझे पता है DIG ऑफिस में भी कंप्लेन सेल होता है, क्या CM का कोई कंप्लेन सेल है? अगर कोई बंदा कंप्लेन करना चाह रहा तो कोई है तरीक़ेकार? हाँ, कंप्लेन सेल है CM हाउस में, वो कंप्लेन होती है, उसको CM साहब देखते हैं और जो उसको एक्शन भी लेते हैं। और फिर जो भी उधर के DIG SSP से उनको जो है वो केसेस भेजते हैं, तो उसमें देखते हैं और जिनके जो मसले हल होने होते हैं वो हल होते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी है ना कि इधर जो है मतलब जो जराइम कर रहा है या जो क्या कह रहे हैं गलत बयानी कर रहा है किसी के साथ, तो वो दरख्वास्त भेज देता है, कॉल कर लेता है, तो उसमें फिर वो हाँ, ये बड़ा होता है। यहाँ पाकिस्तान में ये है कि जो भी कोर्टों में जो है, मैंने मिसाल है आपसे कोई जगह खरीदी, मैं तो राइट है, मेरे पास कागज़ है, एक मैं पड़ोस है उसने लेके जाली कागज़ बना के वो केस कर दिया। वो केस जो है ना 8-8 साल तक चल रहा है, तो उसमें बड़ा मसला होता है। तो ऐसे ये चीज़ें, वर्कलोड बहुत है, ज़ाहिर है अदालतों में भी वर्कलोड बहुत है। हाँ, ये सारी परेशानियां हैं। जुनैद भाई, आपके पास जो एजुकेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो क्या काम करता है? देखिए, वो सिंध टेक्निकल एजुकेशन जो है उसका हमारा जो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी और उसको हम लेके साथ चल रहे हैं। और बिलाल भुट्टो साहब का विज़न है कि हम नौजवानों को रोज़गार और हुनर दें। और आपको पता है कि अब हमारे सूबे के ये हालात हैं कि हम जो है जॉब्स, जो अभी मुल्क के हालात भी जो है बुरे हैं, आपको पता है फ़ंड के हिसाब से। तो उसमें यही है बिलाल भुट्टो साहब का मिशन के जो फर्स्ट ईयर मैट्रिक इंटर जो करते हैं, जिनको आला तालीम नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसमें वो हुनर की तरफ आएँ। तो हमारा यही है सिंध टेक्निकल एजुकेशन, उसमें जो है कॉलेज में हमारे एडमिशन हम देते हैं, उसको 1 साल 2 साल और 3 साल का डिप्लोमा होता है और उसमें वो डिप्लोमा वो करके फिर उसके बाद फिर वो जॉब जो है। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसके कुछ पैसे होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट ही है इसमें, ज़्यादातर उसमें फ़ीस कम होती है बहुत। मतलब जो प्राइवेट में अगर जाते हैं वहाँ पे 5,000 मंथली अगर ले रहे हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से 400-500 रुपये होते हैं। तो मतलब ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन ये एक चीज़
अच्छी है कि जी अगर कोई हुनर सीखना चाह रहा है या ये तमाम चीज़ें करना चाह रहा है तो कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से लोग नहीं आला तालीम ले सकते, यूनिवर्सिटी की फीसेस अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर कुछ घर के फाइनेंशियल हालात भी ऐसे होते हैं कि वो जल्दी कमाई की तरफ जाना चाहते हैं। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में पार्ट टाइम जॉब्स भी हों। ठीक है, लाइक अगर हमारे यहाँ तो 8 साल का बच्चा फुल टाइम जॉब कर रहा होता है छोटे के नाम से। नहीं, मुझे वो बात करनी है कि जैसे लाइक हाई स्कूल कर लिया आपने कंप्लीट, लाइक आपने इंटरमीडिएट कर लिया, सही है, और आपके पास लाइक आप आगे एजुकेशन कंप्लीट अपनी करना चाह रहे हो, सही है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो आपके पास ऐसी भी जॉब्स होनी चाहिए जैसे बाहर होती हैं, वर्किंग आवर्स के हिसाब से भी जॉब होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं है? आवरली वेजेस होनी चाहिए पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए भी। ये वैसे अच्छी एडवाइस है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा जुनेद भाई? कौन कराएगा? अगर उस चीज़ पे आप बाहर की तरफ अगर जा रहे हैं तो हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे हैं। हम मतलब प्लानिंग हमारी कुछ भी नहीं है, और हर बंदा अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बना हुआ है, तो मैं इस चीज़ पे जाऊंगा तो बहुत चीज़ें मैं समझता हूँ। एक ज़ालिम मसला ये कि बाहर के मुल्क में तो चाइल्ड लेबर पे सख्ती है, मिसाल के तौर पे, तो हमारे यहाँ तो आप जाएं तो 8 साल का बच्चा भी आपको फुल मैकेनिक उस्ताद, छोटे उस्ताद के नाम से मशहूर होता है, क्योंकि उनके ऑब्वियसली फाइनेंशियल लाइक मसले होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, और ये चीज़ एक ऐसी भी है कि ज़ाहिर इस पे हम ज़्यादा बात उस वजह से नहीं कर पाते कि ज़ाहिर हम उनकी उस तरह मदद नहीं कर सकते, उनके ज़ाहिर बच्चा है, अफसोस होता है, गलत भी है, मैं इसको कहीं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं जाए तो फाइनेंशियल हालात ऐसे होते हैं कि बंदा बड़ा वो हो जाता है कि यार क्या बोले, परेशान हो जाता है। लेकिन इस पर यह है कि ज़ाहिर गवर्नमेंट की तरफ से रूल भी है, गवर्नमेंट इस पर एक्शन भी लेती होगी, लेकिन बहरहाल एक चीज़ है इस पर, तो हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम है जिसे हम सबको फेस करना है। जैसे कि बात हो रही है जुनेद भाई मायूसी के हवाले से बात की, मोहसिन भाई ने बताया, जब आप किसी एक टाइम था जब आप अंदर थे, जब आप जेल में अपना एजुकेशन भी पूरी कर रहे थे, कभी भी मायूसी हुई? देखिए, मायूसी तब होती थी जब मतलब ईद बकरीद आती थी, फैमिली से आप दूर हो, और उस टाइम दुख होता था। मेरी वालदा को मतलब कैंसर था, उसमें मैं उनके करीब साथ नहीं था, तो वो बड़ा दुख का वक्त होता था। फिर वो अल्लाह ताला सब्र दे देता है कि आप अल्लाह ताला जो भी है बेहतर। और दूसरा ये है कि मैं एक हक सच के रास्ते पे था, और आप देखें मैं आज जो मुझे ख़त्म मतलब करना चाहते थे, मेरे पर हमले भी हुए कातलाना, और मेरे पर बड़ी तकलीफ थी। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरा जो मंशूर था, जो मैंने अपने नज़रिए को लेके चला, तो वो आज मैं नाउमीदी, लेकिन कभी नाउमीदी नहीं हो, उस पर मैं कायम हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छी साफ सुथरी सियासत आप जैसे कह रहे थे कि मैं अंदर था, तो ज़ाहिर है वो तो एक घर वालों से ना मिलने का एक दुख होता है, लेकिन आपको कभी नाउमीदी नहीं हुई? नहीं, नाउमीदी मैं कभी भी नहीं, क्योंकि मैं 26 साल बाद मुझे एक मौका मिला है कि मैं पार्टी में अपने सूबे को, पहले ज़िले को कर रहा, डिप्टी मेयर था, अब मैं सूबे को कर रहा हूँ। 26 साल बाद मौका मिला है? हाँ, मतलब 26 साल। मैं आपकी एज भी पूछूंगा, लेकिन यहाँ ब्रेक का वक्त आ गया, आपको लगी अभी टोटल 24 साल के रहे। सर खान जी इस वक्त लगा हुआ यहाँ पे, और जो ज़ैनब ने अंडे और क्या आलू विद एग्स, पैन पोटैटो विद एग्स, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो उससे बड़ा नहीं हो जाएगा, अंडे आलू भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप अंडे आलू। तो ये बड़े ज़बरदस्त बनाए थे, नो डाउट। लेकिन अभी हम अपने मेहमानों से पूछते हैं, जुनेद भाई कैसे लगे आप? बस माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इज़्ज़त में बरकत दे। सही दिल से बोल रहे हैं? दिल से पक्की बात है। मोहसिन भाई आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा बना था, टेस्ट अच्छा था, बिल्कुल नमक मिर्चें बराबर। हाँ, सही था। माशाल्लाह। जी जनाब, आपको कैसा लगा? अच्छा ही लगा। अच्छा ही लगा, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको, बिल्कुल। चलिए ये एक अच्छी बात है जी, बड़े अच्छे ज़बरदस्त खाने तभी तो खाया। नहीं वैसे बंदा वैसे भी खा लेता अगर अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत अच्छे ये जो है ज़ैनब खाने बनाती है, नो डाउट। ये तो हमारा मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छे खाने बनाते हैं। अच्छा जी, हमारे मेहमान मौजूद हैं, कुछ ज़रा हम और भी बातें इनसे करते हैं डिफरेंट। जुनेद भाई ये बताएं, सबसे पहले शादी हुई है आपकी माशाल्लाह? हाँ, मेरा एक बेटा है फुज़ैल बुलंद, और बेटी मेरी अनाया बुलंद। बेटा मेरा 15 साल का है और बेटी मेरी 10 साल की है। तो जुनेद भाई की शादी जल्दी हो गई थी क्या? हाँ, बस मैं जब मेरी वालदा को कैंसर था, मैं जेल से बाहर आया था, बस ये मैं शादी के बंधन में बन गया था। तो क्या लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या थी? अरेंज थी मेरी मिसेस की तरफ से, मेरी तरफ से समझो लव था, मुझे तो पसंद उन्होंने इस वजह से तो नहीं मना किया, लड़का हर वक्त अंदर बाहर होता रहता है जेल में, ये कुछ वैसे प्रॉब्लम आई थी? उसमें आई थी, और मेरे ससुर ने उन्होंने बड़ी मतलब इख्तलाफात रखे, मुज़ाहमत की थी। मुज़ाहमत की, बोला भाई ये जो है जेल से आया ये अंदर बाहर ही होता सही नहीं है ये, और जो है ना मसला है। मेरी सास ने मेरा बड़ा साथ दिया, और सास देती हैं हमेशा साथ। तो बाकी मेरी मिसेस थी, उसको बाद में एहसास हुआ जब मैं मेरे ऊपर जब मुझे इश्तारी हुआ था, यहाँ के हालात ख़राब, तो मेरी मिसेस मेरे साथ साथ होती थी। तो उस टाइम अंदाज़ा हुआ कि मैंने किससे शादी कर ली। तो मुझे बोलती थी मजाक में, जब हम किसी कज़न के जा रहे हैं, उधर से कुछ हालात ख़राब हुए हैं तो दूसरी जगह जा रहे हैं,
तो मेरी बेगम बोलती थी मजाक में, वो जुनैद बुलंद तुम्हारा तो मामला बड़ा ख़राब है, ये तो बड़ा मैंने रिस्की काम कर दिया शादी के 1.5-2 साल बाद। लेकिन आज तो माशाल्लाह भाभी खुश हैं। भाभी तो अभी बादशाह बनी है। भाभी माशाल्लाह खुश हैं भाई। जुनैद भाई जो है उन्होंने अगर थोड़ा टाइम गुजारा है तो होता है, ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं, जेल अंदर जहर, सियासत में ये चीज़ बड़ी जिंदगी का हिस्सा है। मैं तो कहता हूँ अभी कोई ऐसा मोड़ आया तो सबसे पहले मैं तैयार हूँ, फिर अंदर जाने हाँ, के लिए फिर तैयार। बस बिल्कुल। करते हैं यार जुनैद भाई, भाभी अगर देख रही होंगी बोलेंगी भाई क्या अंदर बाहर ही करते रहोगे? नहीं, ज़िंदगी में देखें ये है कि एक मतलब पॉजिटिव रखना चाहिए। सियासत हिस्सा है। मैं जो है ना हथकड़ियाँ छुपाते हैं, मैंने कहा ये जेवर है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कल्चर है सियासत में अंदर। अच्छा जुनैद भाई मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं, ज़्यादा फेवरेट कौन है आपके? अगर मैं आपके बच्चे हों, एक बेटा बेटी हों, अगर मैं आपसे सवाल मैं करूं, बता दूंगा, मैं ठग से बता दूंगा मेरा कौन सा फेवरेट है, कोई मसला नहीं। कल मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक को कोई जुल्म ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम, वो बच्चे देख रहे होंगे। अमूमन वालिद जो साहब जो होते यही हैं, हुआ। अमूमन जो वालिद साहब होते हैं वो बेटियों से ज़्यादा अच्छा, करीब होते हैं। मेरी जो वाइफ है उनकी ख्वाहिश थी बेटे की, और मैंने बोला अल्लाह ताला जो दे दे। तो बेटा मेरे घर में जो आया, और हमारे जो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई है नवीद बुलंद और छोटा भाई उबैद बुलंद, मैं बीच का हूँ, तो वो फिर उनके पास भी मतलब जो उनकी बेटियां थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे सादत दी, मेरा बेटा नहीं, अभी आपने जवाब नहीं दिया, मुझे घुमा रहे हैं आप ऐसे करके, आपको नहीं पता मेरा काम खुद घुमाने का। मुझे सिर्फ ये बताएं, बेटा ज़्यादा आप ज़्यादा बेटे की तरफ ज़्यादा वो रहते हैं या बेटी की तरफ? देखिए दोनों की तरफ ही होता हूँ मैं, भाई मतलब बाप बेटी लोग, ये बाप बेटी बेटियों प्यार से इतना वो अपनी तरह अट्रैक्ट कर लेती है, वो प्यार करके पप्पा जानी हो चिपट के। बेटा थोड़ा मेरा शर्मीला सा है, लड़के वैसे भी शर्मीला होता है तो वो शर्माता है, वो अपनी मम्मा को बोलता है मम्मा मुझे। तो आप ऐसे सख्त वाले फादर हैं या मुझे फौजी कहते हैं। सख्त हैं आप? सख्त यूँ है कि देखें, मैं उसको मतलब मैंने अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाई, मेरे बच्चों को स्विमिंग अच्छी आती है, बेटी को भी आती है, 6 साल की उम्र में बेटे को भी माशाल्लाह। चलिए ये तो एक अच्छी चीज़ है, मैं वैसे कह रहा हूँ स्ट्रिक्टनेस है। हाँ मिस्टर, मैं अपने बेटे को, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब जब मुहर्रम होते थे 3 दिन के लिए अल्लाह की राह में लेके जाता था, वो बस में बिठा के ले गया था, गाड़ी वाड़ी छोड़ के बस में, उसको बताता था, वो छत पे भी बिठा के लेके गया हूँ। वैसे आजकल के बच्चे जो है ना वो रफ एंड टफ नहीं है, ज़रा रफ एंड टफ बच्चों को ढांचा है आजकल के, ज़रा नाजुक हो गए। आप बताएं ज़ाले, आपकी जो वालदा हैं वो आपको कहती हैं घर के काम वाम किया करें आप, क्योंकि आप कुकिंग नहीं कर रही हैं, घर के काम वाम के लिए कभी सख्ती होती है? इतनी नहीं होती है, क्यों? बस टाइम ही नहीं मिलता है, सारा दिन शूट्स, नींद ही इतनी मुश्किल से पूरी होती है। ये तरीका तो नहीं होता कि आपने एक प्लान बना लिया है कि बस फौरन मैं शूट का बहाना कर दूं? कभी तो अम्मी कहती होंगी कि बेटा कोई घर के काम कभी नहीं कहा अम्मी ने? वो बोलती है बस अपना कर लो, अपना क्लियर कर लो, अपना रूम, ये वो सारी करती चीजें तो है ना, मतलब अपना देख लो बस। आप क्यों खवातीन की अलमबरदार बनी हुई है? कल भी ये हो रहा था, मैं बात किसी से कर रहा हूँ, वो खवातीन की अलमबरदार कहती भाई है। जब पढ़ती है ना तो सब लड़कियां बच्चियां कर लेती हैं, बस अपना ही हो जाए वही बड़ी बात है, उसी के लिए टाइम नहीं मिलता। आपको पता है Listen, शूट्स कितने टायरिंग होते हैं, यू हैव टू पैक डिफरेंट तो कभी अम्मी ने आपको नहीं कहा कि भाई आप ये है कि नहीं, इतना ज़्यादा कुकिंग सीखें? इतना इस चीज़ पे कोई सख्ती नहीं है। हाँ चलें, वो तो फिर आंटी बताएंगी कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा ये बताएं, बचपन आपका कैसा था, कितनी शरारती थी आप, कितनी शरारतें आपने अपनी ज़िंदगी में की हैं? मैंने सुना है कि मैं बचपन में ज़्यादा शरारतें नहीं करती थी, अब ज़्यादा तंग करती हूँ। अब ज़्यादा तंग करती, तो क्या तंग करती है अमूमन? वैसे किस चीज़ पे जो आपकी वालदा हैं वो ज़रा रोकती टोकती हैं? थोड़ा लेट वेट आने पे, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बस शूट से थक जाते हैं तो फिर दिल चाहता है दोस्तों के साथ जाके सीक्वेंस खेल लो या गेम्स वगैरह खेल लो, बोर्ड गेम्स ना, तो फिर उस पर थोड़ा होता है। अच्छा, थकने के बाद भी ये है कि खेलने मतलब थकने के बाद बंदा घर जाए सो जाए, लेकिन नहीं, थकने के बाद भी खेलना गेम्स वगैरह खेलते हैं, माइंड थोड़ा वो हो जाता तो है। आप एक ही बेटी हैं और भी बहन भाई हैं? एक ही हूँ और 2 भाई हैं। 2 भाई हैं, तो कभी भाइयों ने है छोटे भाई बड़े? छोटे हैं, छोटे हैं, इस वजह वो से अपना ही बिजी रहते हैं इतना। ये बड़ा चीज़ हो गई जी, आजकल बच्चे जो है ना इसी चीज़ में लगे रहते हैं। अच्छा आपके बच्चे कभी करते हैं आपको? कल क्या हुआ घर पे, आप बता रही हैं हाँ कुछ? वो कही मामा आपने ताहा का नाम क्यों लिया, आपने मेरी बेटी के लिए आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्या नाम है आपकी बेटी का? शानजे। अब ले लें आप, कोई मसला शानजे नहीं। आई लव यू। हाँ शानजे को ऐसी बात नहीं, ये बेटा बैठे हुए होते हैं ना तो इस तरह की बातें हो रही होती सुन लें हैं, शानजे तो इस पे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। जुनैद भाई आपका अपना वैसे बचपन कैसा था, कितने शरारती था? आप तो होंगे। बहुत खतरनाक थी शरारती। मैंने पहले सवाल किया पर मुझे ख्याल आया मैं कर किससे रहा हूँ ये सवाल। मतलब बहुत शरारती थे, और अब बस बच्चों को मना करते हैं तो अपनी यादें आती हैं कि भाई हम भी तो बहुत शरारती। पर ये है कि जो अभी वाले बच्चे हैं वो शरारती नहीं जो आप में अगर होते थे पुराने ज़माने में। तो मतलब मैं बताऊं कि बहुत अगर किसी के घर में जा रहे हैं ना तो पहले से सामान रख देते थे, वो बोला बच्चे ये जुनैद या मेरी जो फैमिली थी बोला वो आ गया जो है ना उठा लो। पसंदी आइडियाज हमारे जहन में आते कहाँ से थे बचपन में? ये उस दौर में कुदरती अल्लाह ताला डाल देता था। उस टाइम बच्चे भी बहुत एक्टिव होते थे। अभी बच्चे जो है मोबाइल में ज़्यादातर यूज़ होते हैं या उसमें
फिजिकली कहाँ होते हैं आजकल बच्चे एक्टिव। अब ये मोबाइल में अपन जो लोग थे, अब सब हम लोग तो ज़्यादातर वीडियो गेम थे, उस दौरान द ग्राउंड था या रोड रास्ते थे, उधर खेल के आ गए, फिर खाना खाया। वो ऐसा भी होता था कि मेरी सिस्टर थी जो मतलब खाना बनाती थी, और वो रोटियां इतनी होती थी कि रोटियां कम पड़ जाती थी, और वो बोलती थी बोला बस अब मैं नहीं बनाऊंगी। पहले ज़माने में तो जो माँ पहले बनाती थी रोटियां, वो होता था, और उस वक्त हमारी खुराक भी माशाल्लाह, और मैं यकीन नहीं करेंगे मतलब 45-46 रोटी हम 3 भाई थे। माशाल्लाह। 45-46। हाँ, तो वो हम जो है खाते थे, और मेरी सिस्टर जो रोटियां बनाती थी वो बड़ी परेशान होती थी, बोला अम्मी अब मैं रोटी बनाऊंगी, और ये जो है ना ये सारी जो है ना। अब जाते हैं उनके घर आप? हाँ, बहन क्या जाते हैं। तो अब ये तो नहीं होता, बोलती हैं कि आज कुछ नहीं पका, बाहर से ऑर्डर कर लो। नहीं, अब वो उसको पता है कि हाँ अब थोड़ा चेंज हो गया, अब डाइट कम हो गई, अब डाइट कम हो गई, थोड़ा डाइट पे चले गए। उस टाइम अगर मिसाल है सुबह 3 पराठे खा रहे हैं, और दोपहर में 3, और रात में जो है ऑफ में हजम हो जाते थे। अब तो जरा सा खाओ, मैदे में जो है ना ऐसा दर्द शुरू होता है कि तेजाबियत हो जाती है। तो पहले जो थी, पहले की खुराकी भी अच्छी थी, और पहले एक चीज़ और भी अच्छी थी कि पहले जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी नेचुरल ज़्यादातर मिल जाती थी। आपको पता नहीं ऑर्गेनिक चीज़ें, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, अब बहुत ज़्यादा मिलावट हो गई है। तो ये सारी हरकतें करते थे बचपन में। कभी वैसे कैरियाँ तोड़ी हैं पेड़? मैंने कैरियाँ तोड़ी हैं, हाँ कैरियाँ मीरपुर खास आपको पता है तोड़ी हैं। हाँ कैरियाँ तोड़ी हैं, उसके अलावा अमरूद सॉरी जो है चीकू थे उधर। कैरियों पे जरा चढ़ना पड़ता था, आपने तोड़ी है कभी? अच्छा, हमारे पता कैरियाँ क्या होती हैं? शुक्र है ये पता है जी। कैरियाँ क्या है? जिससे मैंगो बनता है। हाँ, जिससे मैंगो बनता है, जिससे मैंगो बनता है। और आपने कभी? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, यहाँ सारे से लग रहा है मैं और जुनेद भाई हैं जिन्होंने बचपन जिया, बाकी किसी ने। मोहसिन भाई तो थे ही शरीफ इनसे किया था। नहीं, हम भी खेलते थे, लाइक साइकिलिंग करते थे और ये सब करते थे। लेकिन तो तमीजदार खेल हो गया है ना, कैरियां तोड़ना, माली पीछे भाग रहा है, लड़के मोस्टली तोड़ते हैं, लड़कियों को घंटी बजा के भाग भागी, वो किया सब कजिन्स ने मिलके साथ में किया। ये चले, ये चीज होगी। मोहसिन भाई वैसे आपने कभी ट्राई किया है, कभी आ रहे हो कहीं से पेड़ दिखाओ, आप कह रहे हो मैं चढ़ जाऊं जी कैरियां तोड़ूं? नहीं, कैरी तो नहीं, तो वो एक मैं इंडोनेशिया गया था, खज्जियाँ होती हैं, तो वो तोड़ी थी, तो लेकिन वो भी पूछ के तोड़ी थी। तो फिर वो पूछ के तोड़ी तो तोड़ी क्या? ऐसे नहीं किया था, पूछ के था ना। मोहसिन भाई तो बचपन की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं बता रहे। अच्छा, बचपन में भी पूछ के तोड़ी थी, ऐसे ही। अच्छा, ये चले एक अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों का जो बचपन था वो बड़ा जिसे कहते हैं ना तेज़ और तर्रार सा बचपन था, बड़ा मज़ेदार सा गुजरा था। आजकल लेकिन वो चीज़ की कमी है, उस चीज़ की काफ़ी हमें कमी नज़र आती है, और रीज़न यही है। अच्छा, पहले एक चीज़ और भी होती थी, ये सवाल आप सबसे ही है। पहले हम देखते थे कि इफ्तारियाँ एक घर से दूसरे घर जा रही हैं, और बहुत ज़्यादा ही होता था। अब काफ़ी कम हो गया है, मतलब मुझे नज़र नहीं आता ट्रेंड खत्म हो गया। रीज़न क्या है मोहसिन भाई? सबसे पहली बात कि लोगों के अंदर जो है ना पड़ोसियों के हुकूक जो इस्लाम ने बयान फरमाया, उस पड़ोसी के हुकूक को लोगों ने सीरियस लेना, या उसके फ़ज़ाइल लोगों को या तो मालूम होने के बावजूद भी लोग नहीं कर रहे, और जो कई लोगों को मालूम भी नहीं है। यहाँ तक कि पड़ोसियों के हुकूक के बारे में यहाँ तक था कि सहाबा कराम डरते कि विरासत में भी इनका हक ना आ जाए, क्योंकि इतने हुकूक हैं इनके पड़ोसियों के। लेकिन अब हम पड़ोसियों को फॉर ग्रांट लेते हैं। आप कह रहे हैं अफ्तारियाँ एक्सचेंज होना या तबादला करना, अब तो मैं ख्याल से नमक और चीनी भी नहीं अच्छा, ये तो नहीं हो गया कि लाइफ बहुत बिजी हो गई है? ज़ाहिर अब जो बेचारी ख़वातीन भी हैं वो भी जॉब कर रही हैं, और ज़ाहिर मजबूरी आजकल ऐसी है कि करना पड़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये हो गया कि लाइफ बहुत बिजी हो गई है। देखिए, बिजी तो हो गई है, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँ कि सबसे पहले जो आपके किसी भी दुख दर्द में या खुशी में काम आता है, आपका पड़ोसा आता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों की बड़ी शान बयान फरमाई है। तो इस वजह से हमें आज भी ज़रूरत है कि पड़ोसी को चाहे आप एक गिलास पानी का, शरबत का गिलास ही क्यों ना दें, एक्सचेंज करें, क्योंकि इससे मोहब्बत इत्तेहाद बढ़ता है। बिल्कुल जी। थोड़ा सा ये एक ना रमज़ान की एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, जैसे मुझे अब ये बड़ा नज़र आता है, पहले नहीं होता था कि दस्तरखान लगे हुए होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है ये चीज़ें देख के कि रमज़ान में ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो जो इफ्तारी वाला सिस्टम है वो भी होना चाहिए। आप कुछ बनाना सीखिएगा, फिर अपने पड़ोसियों का भेजिएगा। फरहान अहमद, आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि अशरा रहमत जो है इस वक्त चल रहा है, और बड़ा ही अहम अशरा है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। और अब ये हम पर है कि हम कितनी रहमत जो है अल्लाह ताला से समेट सकते हैं। और ये महीना वाकई में कहना गलत नहीं होगा कि एक बम्पर ऑफ़र का महीना है। आपकी ज़बान में अगर समझाऊँ तो बम्पर ऑफ़र लगी हुई है। अब देखना ये है कि हम इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। मोहसिन भाई, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब उसका बंदा अल्लाह ताला के दी गई नेमतों का शुक्र अदा करता है। जो लोग कसरत से शुक्र अदा करते हैं हर चीज़ में अल्लाह का, उनके लिए क्या हुक्म? बहुत ही खूबसूरत बात। अल्लाह ने फरमाया फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरी वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो
मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा और तुम मेरा शुक्र बजा लाओ। अल्लाह ताला और नाशुक्री ना करो। अल्लाह ताला उन लोगों के लिए फरमा रहा है कि जो शुक्रगुज़ार बंदे होते हैं, तो आप किसी से मोहब्बत करें और उसका तस्करा करें तो उसे किसी खुशी मिलेगी। अल्लाह फरमाता है अल्लाह उनका तस्करा करता है फ़रिश्तों में, अपने नेक बंदों में, किनका? जो बंदे अल्लाह के लिए शुक्र बजा ला रहे होते हैं। तो इससे बढ़कर और क्या कि अल्लाह आपको याद रखे। हम कहते हैं बंदे तो अल्लाह को हर वक्त याद रख, लेकिन रब ताला बंदे को याद रखे तो कितना बड़ा मकाम होगा। क्या हम कहें मैं रब का बंदा, रब कहे कि नहीं ये मेरा बंदा, तो उस बंदे की शान क्या होगी। फिर आपने जो रहमत की बात की ना, याद रखिएगा अल्लाह इतना प्यार करता है जो बंदा अल्लाह ताला खुश बजा। हुज़ूर फरमाया कि एक बंदा अल्लाह के खौफ से इतना रो दे, कितना, क्या आपने मक्खी का सर देखा है? हुज़ूर फरमाते इतना ही रो दे अल्लाह के खौफ से जितना मक्खी का सर होता है। अल्लाह की रहमत इतनी वसी, अल्लाह उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देती है। तो अब ज़रा सोचिए, अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह इतना रहीम है, हम अल्लाह ताला की कितनी नेमतों को शुमार करेंगे। अब लोग, जैसे आपने कहा कि लोग नाउमीद हो जाते हैं। बनी इसराइल में 99 कत्ल का भी आपने सुना, एक शख्स ने 99 कत्ल किए। बनी इसराइल में क्या है, आज के दौर में भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक इंसान मौत का दरवाज़ा ना देख ले, भले वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, वो तौबा और रहमत अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद रखे। अल्लाह ताला हमेशा उम्मीद रखे। बेशक की उम्मीद कभी इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से कहा गया है कि नाउमीदी जो है वो कुफर है। आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ज़िंदगी का हिस्सा होता है। प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, लेकिन अल्लाह की रस्सी को अगर आप मजबूती से थाम के रखेंगे और ये यकीन रखेंगे जो मेरे साथ जो हो रहा है मेरा रब मेरे लिए बेहतर करेगा, तो फिर आप उसका रिजल्ट देखिएगा। मोहसिन भाई, बेटियों को रहमत क्यों कहा जाता है? क्या बात। देखिए, सबसे पहली बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का नाम हज़रत फातिमा ज़हरा है। और हुज़ूर जब शब मेराज गए तो जन्नत को भी अल्लाह ने सैर कराई, तो जो जन्नत की खुशबू थी वो खुशबू हज़रत फातिमा ज़हरा से आती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेटियाँ रहमत हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये रहमत, ये रहम का जो सिला, यानी कि जो एक अल्लाह ताला बंदों पर रहम करता है, रहमत फरमाता है, इस तरह बेटियों में भी नरमी होती है। वो अपने वालिदैन के लिए, बिलखुसूस वालिद के लिए बहुत नरम गोशा रखती हैं, इसलिए फरमाते हैं वो रहमत है। कि आप देखिए, वो बढ़ चढ़कर बाप का या माँ का साथ बटाने की कोशिश करती हैं। और हदीस में तो यहाँ तक आया इस रहमत का सबब ये, उस फरमाते जिनकी 2 बेटियाँ, कितनी 2 बेटियाँ, उनकी अच्छी परवरिश करें और उनका अच्छी निकाह कर दे। हुज़ूर फरमाते वो जन्नत का ज़ामिन बन जाता है। फिर एक सहाबी उठे, कहा या रसूलल्लाह, मेरी तो एक बेटी है। फरमाया तो अपनी एक बेटी की अच्छी परवरिश कर ले, अल्लाह ताला से जन्नत का ज़ामिन बनाता है। ये बेटी बंदे का जन्नत का ज़ामिन बना रही है, बंदे को जन्नत में ले जाने का ज़रिया बना रही है, इससे बड़ी रहमत क्या होगी। बिल्कुल जी, और वाकई में ये बात तो सच है कि जिस घर में बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, उस घर की रौनक ही अलग होती है। ये लड़कों वाले घर होते हैं ना, जिसमें लड़के लड़के होते हैं, उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा होता, तो बहन का होना जो है बिल्कुल ज़रूरी है। जुनैद भाई, आप क्या समझते हैं कि जिस वक्त हमारे नौजवान हैं उन्हें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि कई जगहों पे हम देखते हैं कि हमारे नौजवान भी नाउमीद हो जाते हैं कि भाई जॉब नहीं लगेंगी, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा है, जैसा भी ये मुल्क हमारा है। बेशक नौजवानों के लिए क्या आप समझते हैं, क्या पैगाम आप समझते हैं कि आप देना चाहेंगे कि नौजवान जो हैं उन्हें इस राह पे अभी चलना चाहिए? देखें शरीफ भाई, पहले तो ये है कि मायूसी कुफ्र है बिल्कुल। और हम लोग, आप लोग जो थे पुराने जो है नौजवान कह लें, हमारा ये होता था कि हम स्ट्रगल हमारी रहती थी, और मतलब घर में हम कम रहते थे, फील्ड में हम ज़्यादा होते, जिसे कहेंगे स्किल। तो ये आजकल के बच्चे जो है ना, वो ज़्यादातर घर में टाइम देते हैं और जो है मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आपको कहीं भी कहीं किसी तरीके से आपको पॉजिटिव स्किल मिल रही है तो वो लें। और मेरा यही, कोई भी हो, अगर मेरे से छोटा भी अगर उसमें स्किल है, मैं उससे जो है ना स्किल लेता हूँ और उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ माशाल्लाह। भले वो कोई भी किसी भी उससे वो सलाहियत हो, उसको माने। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो अगर आप उनको समझाएंगे तो वो उसमें फिर वो आपको उल्टा समझाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब भी हमारे जो बच्चे हैं वो, मैं समझता हूँ उस तरक्की पे नहीं जा रहे जो हमारे पुराने लोग थे वो जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें चाहिए कि उनको कि कोई भी ऐसा अमल हो जिसमें जो है उनकी कामयाबी नज़र आ रही हो और उसमें वो सीखें। मेरे बच्चों को, मैं यहाँ तक कि मेरे बेटे से कोई ऐसी चीज़ में देखूँगा तो वो उससे मैं सीखता हूँ। बिल्कुल जी, और ये चीज़ एक हम देखते हैं कि आजकल बड़ा अच्छा समझा जाता है जी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बच्चों का स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ़ौरन जवाब दे देता है,
थोड़ा सा एक लिहाज बहुत ज़रूरी है। गो के पेरेंट्स अपने तौर पे कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आजकल क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया, इस चीज़ का एक्सेस बहुत ईजी है, पहले के दौर में कम था, तो इस चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि फिर जो एक पॉजिटिव चीज़ आए। स्ट्रेट फारवर्ड कह के ठीक है, स्ट्रेट फारवर्ड कुछ चीज़ों में होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ में स्ट्रेट फारवर्ड भी बच्चों को नहीं होना चाहिए। आप बताएं जी, डिजिटल मार्केटिंग और ये तमाम चीज़ें तो आप करती हैं, हम बात अभी आपसे डिजिटल मार्केटिंग की इस वजह कर रहे हैं कि आजकल आईटी का दौर है, बड़ा पैसा लोग कमा सकते हैं थ्रू आईटी। कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपकी नज़र में हैं कि जी जिसमें अगर कोई भी जाए तो पैसा कमा सकता है? हम किस तरह अर्न कर सकते हैं आईटी के थ्रू? डिपेंड करता है, जैसे लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, कुछ लोग अमेज़ॉन पे काम करते हैं, कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। सो डिफरेंट जिसमें इंटरेस्ट हो उसी तरफ जाना चाहिए, लाइक व्हाट यू आर ईगर टू लर्न। लेकिन अभी जैसे पहले ये होता था कि भाई लोग कहते थे जॉब्स इतनी नहीं है, लेकिन अब बहुत रिमोट जॉब्स आ गई हैं। रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा उसके अलावा अब फ्रीलांसिंग बहुत हो गई है, लोग घरों में भी अपने काम कर रहे हैं, तो अगर आईटी की नॉलेज हो तो इट्स गुड, आगे आप अर्न कर सकते हैं। वो अब सीखना तो यही पड़ेगा आपको, आगे जाके यही सब कुछ है, सो इसको अभी से ही स्टार्ट करते हैं। ये एक इस वजह से भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ज़ाहिर है अब आगे का दौर यही है। अब चलें जिन्होंने नहीं सीखा, जिनकी एज निकल गई, लेकिन किसी भी काम की एज नहीं निकलती है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। और यंगस्टर्स जिनके पास बड़ा टाइम है कि ठीक है आप बिला वजह चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करने से अच्छा है कि आप इस चीज़ की तरफ जाएँ, तो लोग इससे अच्छा अर्न कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? यही मैसेज देना चाहूँगी कि लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट मिल रहा है आप वो करना स्टार्ट कर दें, भले छोटे से स्टार्ट करें। ट्राई टू लर्न, लाइक ये सारी चीज़ें मुझे भी मतलब अपडेट करने के लिए बार बार सीखना पड़ता है। जैसे मुझे इतना ज़्यादा पहले कंटेंट क्रिएशन नहीं आता था अपना इंस्टाग्राम पे, वो तो मैं जस्ट मीडिया में आई तो फिर मैंने उस चीज़ को भी ज़्यादा सीखा और फिर इन सारी चीज़ों को मैंने सीखना शुरू किया। मैसेज यही देना चाहूँगी कि लाइक बस ये रिमोट जॉब्स करें और साथ साथ पढ़ाई करते हैं तो उसी को प्रैक्टिकल लाइफ जल्दी स्टार्ट करते हैं। कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं, पॉजिटिव कुछ ना कुछ करें, लेकिन पॉजिटिव। जुनैद भाई कोई मैसेज? बस मैं यही कहूँगा कि नौजवानों के लिए कि जो है अभी जिस तरीके से हमारी मतलब पाकिस्तान में अगर हमें तरक्की है, आईटी का दौर है, एआई का दौर है, उस पर आएँ। और फिज़िकली सबसे अहम है कि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं कहता हूँ अगर आप जो है कम से कम जो है 24 घंटे में 1.5 घंटा दें, और अगर फिज़िकल फिट है तो जहनी भी फिट रहेंगे और फिर आप दुनिया में अपने आप को मनवा सकेंगे। तो बस मैं यही कहूँगा कि नौजवान आजकल इस चीज़ से दूर हट रहे हैं, फिज़िकल तो ये फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है जी। खेल कूद और इस तरह की अगर आप एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी भी सही रहेगी और दिमाग भी सही रहेगा। हमारा आज की ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।